जय हिंद साथियों। नमस्कार आप सभी को। मोस्ट वेलकम आप सभी का हरियाणा सिटी मेंस ग्रुप डी 2025 जीके जीएस की क्लास में। थर्ड क्लास है जीके जीएस की, जिसके अंदर मैं आपको 8000 प्लस प्रश्न और साथ में पीवाईक्यू में करवाने वाला हूं। इसके अलावा जिसके अंदर आपको जीके भी आ जाएगी, साइंस भी आ जाएगी। 8000 क्वेश्चन करने के अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप करना चाहें तो देखिए, जीके बहुत बड़ा सिलेबस है, कहीं से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन चाहिए जो आपके एग्जाम में आए, तो मेरे दोस्तों ये आपके लिए काफी है। ठीक है, तो यहाँ से आप पढ़कर बहुत कुछ सीखेंगे और आपके एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं बिना देरी के। आज का क्वेश्चन है और कल आपको होमवर्क में एक क्वेश्चन लास्ट में होमवर्क के रूप में मिलता है। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक बृहदर्थ था। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदर्थ था। बृहदर्थ के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या वर्ष 185 ईसा पूर्व में कर दी और शुंग वंश की स्थापना की थी। किसके द्वारा? पुष्यमित्र शुंग के द्वारा शुंग वंश की स्थापना की थी। बृहदर्थ की हत्या करके, बृहदर्थ के सेनापति थे पुष्यमित्र और शुंग ने उसकी हत्या कर दी थी, शुंग ने। ठीक है, और पुष्यमित्र की। तो मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना है चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। नेक्स्ट है, बिंदुसार निम्नलिखित में से किस मौर्य सम्राट का उत्तराधिकारी था? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ, जो 298 ईस्वी पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। बिंदुसार को अमित्रघात यानी कि अर्थात शत्रु विनाशक के नाम से जाना जाता है। इतिहास में उन्हें महान पिता का पुत्र और महान पुत्र का पिता कहा जाता है। बिंदुसार ने अपने पिता द्वारा जीते गए अक्षेत्रों को बरकरार रखा था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान मौर्यों की राजधानी पाटलिपुत्र का प्रशासन कितनी समितियों द्वारा प्रबंधित किया जाता था? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 6 समितियों के द्वारा। पहली समिति उद्योग तथा शिल्पों का निरीक्षण करती थी। दूसरी समिति विदेशी कार्यों की देखरेख करती थी। तीसरी समिति जनगणना करती थी। चौथी समिति व्यापार तथा वाणिज्य की व्यवस्था करती थी। पांचवी समिति विक्रय की व्यवस्था का निरीक्षण करती थी। छठी समिति टैक्स वसूलने की व्यवस्था करती थी। मेरे दोस्तों, जितने भी मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट लूंगा, भाई फोकस सबसे ज्यादा आप थ्योरी के ऊपर फोकस करेंगे। क्वेश्चन पे तो करेंगे ही करेंगे साथ में, लेकिन थ्योरी पे ज्यादा फोकस करेंगे। बरहुत का प्रसिद्ध स्तूप मूल रूप से किसने बनवाया था? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, मौर्य ने बनवाया था। बरहुत स्तूप का निर्माण मौर्य वंश के राजा अशोक ने करवाया था। हालांकि इस स्तूप के कुछ हिस्सों, जो पाषाण, वैदिक एवं तोरणों का निर्माण शुंग वंश के राजा पुष्यमित्र शुंग ने भी करवाया था। बरहुत स्तूप मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित एक गांव में है। इस स्तूप की खोज 1873 ईस्वी में मेजर जनरल अलेक्जेंडर कनिंगम ने की थी। सिकंदर की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित हुए सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, सिकंदर के सेनापति का नाम, जो सिकंदर की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा पराजित किया गया, उसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया। ग्रीक राजदूत मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया। चंद्रगुप्त, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मेगास्थनीज थे वो किसके शासनकाल के दौरान भारत में आए थे? जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश का विनाश करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन से धर्म को अपनाया था? तो जैन धर्म को अपनाया था। सांची का महान स्तूप किसके द्वारा निर्मित कराया गया था? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक के द्वारा निर्मित करवाया गया था।
सांची का जो महान स्तूप है मौर्य सम्राट अशोक ने बनवाया था। अशोक ने इस स्तूप को भगवान बुद्ध के अवशेषों को सहेजने के लिए बनवाया था। यह स्तूप बलुआ पत्थर से बना है तथा अर्ध गोलाकार संरचना में है। अशोक ने पूरे साम्राज्य में बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए कई स्तूप बनवाए थे। सांची का महान स्तूप भारत की सबसे प्राचीन तथा सबसे महत्वपूर्ण संरचनाओं में से एक है। महान स्तूप और सांची के अन्य बौद्ध स्मारकों को 1989 ईस्वी में यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। तो सांची के स्तूप को कब यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था? 1989 में शामिल किया गया था। मौर्य साम्राज्य के पूर्वी भारतीय प्रांत की राजधानी कौन सी थी? वो राइट ऑप्शन रहेगा तौसली। तौसली में थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। मौर्य साम्राज्य का प्रशासन के लिए 4 प्रांतों में बांटा गया था मौर्य साम्राज्य को। पूर्वी प्रांत की राजधानी तौसाली, दक्षिणी प्रांत की राजधानी सुवर्णगिरी, उत्तरी प्रांत की राजधानी तक्षशिला, पश्चिमी प्रांत की राजधानी उज्जैनी। मौर्य साम्राज्य की शाही राजधानी पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र के आसपास का जो क्षेत्र है वो सम्राट के प्रत्यक्ष नियंत्रण में होता था। मौर्य साम्राज्य का समयकाल लगभग 321 ईस्वी पूर्व से 185 ईस्वी पूर्व तक था। ये जरूर आपको बात याद रखनी है। बराबर की गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार राज्य में स्थित है। बराबर की गुफाएं बिहार के जहानाबाद जिले में स्थित हैं। बराबर की गुफाएं चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी गुफाओं में से एक है। बराबर की गुफाएं बराबर और नागार्जुनी पहाड़ियों में बनी हैं। बराबर पहाड़ी पर 4 गुफाएं हैं तथा नागार्जुन पहाड़ी पर 3 गुफाएं हैं। इन गुफाओं का निर्माण मौर्य काल में हुआ था। माना जाता है कि इनका निर्माण सम्राट अशोक ने जो तपस्वी होते थे, तपस्या करते थे, उनके लिए करवाया था। इन गुफाओं में से सुदामा तथा लोमस ऋषि की गुफाएं रोक कट वास्तुकला के कुछ शुरुआती उदाहरण हैं। सम्राट अशोक निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक थे? राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, मौर्य राजवंश। अशोक के पिता का जो नाम था वो बिंदुसार था। अशोक ने 273 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। अशोक को शिलालेखों का जनक माना जाता है। अशोक ने लगभग 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा था। तो कलिंग का युद्ध बहुत बार पूछा जाता है, कब लड़ा गया था? 261 ईस्वी पूर्व में लड़ा गया था। अशोक ने आधुनिक तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के कुछ हिस्सों को छोड़कर पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया। अशोक के काल में बनाया गया प्रतीक, जिसे अशोक चिन्ह के नाम से जाना जाता है, वर्तमान में भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। अशोक के आध्यात्मिक शिक्षक का नाम उपगुप्त था। यह भी बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। मौर्य वंश की स्थापना के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे हराया था? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, धनानंद को हराया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से धनानंद को हराया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य का विस्तार उत्तर और पश्चिम में किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिम उत्तर भारत के यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को युद्ध में हराया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने मेसिडोनियन अक्षत्रपों पर भी विजय प्राप्त की थी। किस भारतीय शासक का राज्य विस्तार भारत से बाहर तक था? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य और कनिष्क दोनों का सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, उन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी तथा कनिष्क कुषाण वंश का महान शासक था। चंद्रगुप्त मौर्य का राज्य विस्तार अगर डिटेल के अंदर जाने, चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में उत्तरी और पूर्वी भारत के साथ साथ बलूचिस्तान, मैसूर और सौराष्ट्र भी शामिल था। कनिष्क का साम्राज्य तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान से लेकर मथुरा और कश्मीर तक फैला हुआ था। कनिष्क की पहली राजधानी पेशावर, दूसरी राजधानी मथुरा थी। कनिष्क ने कश्मीर जीतकर वहां कनिष्कपुर नामक नगर बसाया था। ये आपको बिल्कुल डिटेल के साथ में जानना है। देखिए, जो भी आपको कराया जाएगा बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कराया जाएगा, तो प्लीज जो भी मैं आपको थ्योरी करा रहा हूं उसके ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे भाई।
यूनानियों को निम्नलिखित में से किस भारतीय राजा ने बाहर निकाल दिया था? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को हराकर यूनानियों को भारत से बाहर निकाला था। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 से 303 ईसा पूर्व के बीच सेल्यूकस निकेटर से युद्ध लड़ा। युद्ध के बाद हुई संधि के तहत सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को अपने सारे प्रदेश सौंप दिए। सेल्यूकस ने अपना राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान बलुआ पत्थर के एकात्मक स्तंभों को बौद्ध अवधारणाओं के शिलालेखों के साथ साथ हाथी और शेर जैसे पशु आकृतियों से अभिव्यक्त किया था। एक हाथी था, एक शेर था, और पूछा गया एक कौन सा पशु था? राइट ऑप्शन रहेगा एक बैल। बैल, हाथी और शेर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। अशोक के शासनकाल में स्तंभ एक ही पत्थर से बनाए गए थे और उनके ऊपर बनी पशु आकृतियां भारतीय कला में प्रतीकात्मक रूप से महत्वपूर्ण थी। इन स्तंभों में बौद्ध अवधारणाओं के शिलालेखों के साथ साथ बैल, हाथी और शेर जैसी पशु आकृतियां अभिव्यक्त की गई थी। अशोक के शासनकाल में निर्मित स्तूपों में निम्नलिखित में से किस सामग्री के स्तंभ थे? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, पत्थर। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अशोक स्तंभ एकासम अर्थात एक ही पत्थर से तराशकर बनाए गए थे। इन स्तंभों को धम्म प्रचार के लिए देश के विभिन्न भागों में स्थापित किया गया था। ये स्तंभ आधार की तरफ मोटे तथा ऊपर की तरफ क्रमशः पतले होते थे। स्तंभ के मुख्य भाग को लोट कहा जाता था और ऊपरी हिस्से को शीर्ष कहा जाता था। मौर्य काल की जानकारी के स्रोत दीपवंश और महावंश नामक बौद्ध ग्रंथ निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका देश से संबंधित है। दीपवंश और महावंश को श्रीलंकाई बौद्ध ग्रंथों के रूप में जाना जाता है। इन बौद्ध ग्रंथों से मौर्य काल की जानकारी प्राप्त होती है। शिलालेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? शिलालेखों का अध्ययन करना एपिग्राफी कहलाता है। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। शिलालेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। शिलालेख को पुरालेख भी कहा जाता है। शिलालेख प्राचीन समय में घटित घटनाओं तथा उनसे संबंधित व्यक्तियों के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए प्रमुख स्रोतों में से एक है। प्रसिद्ध सांची स्तूप कहां पर स्थित है? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। प्रसिद्ध सांची स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है। सांची स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में करवाया था। सांची स्तूप बौद्धों का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। सांची स्तूप को महान स्तूप के नाम से भी जाना जाता है। किसने धर्म विजय, धार्मिकता द्वारा विजय की नीति विकसित की थी? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक। अशोक ने धर्म विजय यानी कि धार्मिकता द्वारा विजय की नीति विकसित की। अशोक मौर्य वंश का सम्राट था। अशोक का जन्म 304 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था। अशोक वर्ष 268 ईस्वी में, और लेकिन कुछ स्रोतों के अंदर 272 ईस्वी पूर्व में मगध के सिंहासन पर बैठा था। अशोक की मृत्यु वर्ष 232 ईस्वी पूर्व में हुई थी। अशोक को देवनाम प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता था। प्रसिद्ध कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक को युद्ध छोड़ने और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। यह युद्ध उड़ीसा में कब लड़ा गया था? तो कलिंग युद्ध उड़ीसा में लड़ा गया। कब लड़ा गया था? 261 ईस्वी पूर्व में लड़ा गया था। सम्राट अशोक ने युद्ध छोड़ने तथा बौद्ध धर्म अपनाने का फैसला कलिंग युद्ध में हुए भयंकर नरसंहार को देखते हुए लिया था। कलिंग युद्ध सम्राट अशोक और कलिंग के राजा अनंत पद्मनाभन के मध्य हुआ था। इस युद्ध में सम्राट अशोक विजय हुआ, जिसका उल्लेख सम्राट अशोक के 13वें शिलालेख में वर्णित है। सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों और पत्थर के तख्तों पर अपने कितने आदेश उत्कीर्ण करवाकर अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया, ताकि लोग तद अनुसार आचरण कर सकें? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 14 स्तंभों को। सम्राट अशोक के समय के इतिहास की जानकारी हमें इन्हीं 14 शिलालेखों के द्वारा प्राप्त होती है। सम्राट अशोक के शिलालेख सबसे पहले
वर्ष 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़े थे। कुछ शिलालेख निम्नलिखित हैं। अशोक का प्रथम शिलालेख जिसमें पशु बलि पर प्रतिबंध लगाया गया, समस्त प्रजा मेरी संतान जैसी है, इसके अंदर आपको इन चीजों का उल्लेख मिलता है। द्वितीय के अंदर मिलता है मानव एवं पशु चिकित्सा तथा लोक कल्याणकारी कार्य, चोल पांड्य एवं सत्य पुत्र व केरल पुत्र की चर्चा। तीसरे स्तंभ में मिलता है प्रत्येक 5वें वर्ष राजकीय अधिकारियों का दौरा करने का आदेश। चतुर्थ में मिलता है धर्म आचरण के भेरी नाद के माध्यम से धम्म का उद्घोष। ठीक है, ये मेन इंपोर्टेंट लिखे हैं जो एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं आपके। कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें किस वंश के प्रशासन के बारे में जानकारी देता है? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, मौर्य वंश। अर्थशास्त्र पुस्तक में मौर्यकालीन राजनीति, सामाजिक व्यवस्था आदि विभिन्न प्रकार की जानकारी दी गई है। अर्थशास्त्र के जनक कौन है? कौटिल्य। अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए किस नए पद का निर्माण किया? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, धम्म महापात्र। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए नए पद धम्म महापात्र का निर्माण किया था। प्राचीन भारत में राज्य की शासन व्यवस्था के अंतर्गत धम्म महापात्र नामक राज्य कर्मचारियों की नियुक्ति होती थी। धम्म महापात्र का कार्य राज्य में धर्मानुशासन का निर्माण करने से था। शुंग राजवंश की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, पुष्यमित्र के द्वारा की गई थी। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। पुष्यमित्र शुंग ने लगभग 185 ईस्वी पूर्व में मौर्य वंश के अंतिम सम्राट बृहदर्थ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की। पुष्यमित्र शुंग मौर्य सेना में एक सेनापति था। शुंग वंश ने लगभग 185 से 73 ईस्वी पूर्व तक उत्तरी भारतीय उपमहाद्वीप के ज्यादातर हिस्से पर शासन किया। शुंग वंश की राजधानी पाटलिपुत्र और विदिशा थी। बरहुत स्तूप के निर्माण का श्रेय पुष्यमित्र शुंग को जाता है। शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या उनके मंत्री वासुदेव ने की थी। शुंग वंश के बाद कण्व वंश स्थापित हुआ था। शुंग वंश के बाद कौन सा वंश? कण्व वंश स्थापित हुआ था। निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारत में कुषाणों की दूसरी राजधानी थी? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, मथुरा। कुषाणों की पहली राजधानी पुरुषपुर थी, जो अब पाकिस्तान के पेशावर शहर में है। इनका मूल निवास स्थान चीन की सीमा पर स्थित चीनी तुर्किस्तान था। कुषाणों ने पहली से तीसरी शताब्दी ईस्वी तक दक्षिण एशिया में शासन किया। कुषाणों ने अपने साम्राज्य में मध्य एशिया, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उत्तर भारत का एक बड़ा हिस्सा शामिल किया। कनिष्क ने शक संवत की शुरुआत की थी। कनिष्क ने कश्मीर के कुंडलवन में चौथी जो बौद्ध संगीतें हुई थी उसका आयोजन कराया था। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि जो कनिष्क थे वो बौद्ध धर्म के कौन से संप्रदाय का अनुयायी था? महायान संप्रदाय का अनुयायी। एक हीनयान हुआ करता था, एक महायान हुआ करता था। दो संप्रदाय थे बौद्ध के, महायान था प्राचीन और हीनयान जो है नवीनतम था। कनिष्क किस वंश के महान राजा थे? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी। कनिष्क किसके थे? कनिष्क कुषाण के। कनिष्क कुषाण वंश के महान राजा थे। कुषाण, ठीक है, कनिष्क कुषाण वंश के महान राजा थे। कुषाण वंश का संस्थापक कुजल कडफिसेस 15 ईस्वी से 65 ईस्वी था। कुषाण वंश के शासक कनिष्क के काल में गांधार कला का विकास सर्वाधिक हुआ था। एग्जाम के अंदर पूछा गया कि गांधार कला का सबसे सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। निम्नलिखित में से किस शासक ने प्राचीन भारत में दक्कन में सातवाहन साम्राज्य को मजबूत किया? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर 1, गौतमीपुत्र सातकर्णी। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने दक्कन के सातवाहन साम्राज्य को मजबूत किया था। गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश के सबसे महान शासकों में से एक थे। उनका शासनकाल 106 ईस्वी से 130 ईस्वी तक रहा।
उसने शकों को हराया और पश्चिमी अक्षत्रपों को पराजित किया। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने शक शासक नहपान को हराया था। उन्होंने दक्षिणा पथपति की उपाधि धारण की थी। किस सातवाहन राजा ने 125 ईस्वी के आसपास सातवाहन अक्षेत्र को उसकी पूर्व की महानता में बहाल किया? राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, गौतमी पुत्र। सातवाहन वंश के राजा गौतमी पुत्र सातकर्णी ने सातवाहन साम्राज्य को उसकी पूर्व की महानता से बहाल किया था। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने सर्की, यवनों और पहलुओं जैसे विदेशी आक्रमणकारियों को हराया था। उसने सनातन वैदिक आर्य हिंदू धर्म और दक्षिण भारत का रक्षण किया। गौतमी पुत्र सातकर्णी की माता का नाम गौतमी बालाश्री था। उनके पुत्र वशिष्ठ पुत्र श्री पुलमवी ने उनका उत्तराधिकार संभाला था। गौतमी पुत्र सातकर्णी का शासनकाल लगभग 106 से 130 ईस्वी तक रहा था। सातवाहनों ने सातकर्णी प्रथम की राजधानी कौन सी थी? जो सातवाहनों के जो सातकर्णी थे उनकी प्रथम राजधानी प्रतिष्ठान। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सातवाहन वंश के राजा सातकर्णी प्रथम की राजधानी प्रतिष्ठान थी। सातवाहन वंश की राजधानी प्रतिष्ठान या पैठण थी, लेकिन जो राजा थे ना सातवाहन वंश के जो राजा थे सातकर्णी, उनकी प्रथम राजधानी प्रतिष्ठान थी। यह औरंगाबाद जिले में गोदावरी नदी के किनारे बसा है, प्रतिष्ठान या पैठण। सातवाहन वंश के राजाओं के ज्यादातर अभिलेख और सिक्के महाराष्ट्र के प्रतिष्ठान के पास से मिले थे। सातवाहन वंश के राजाओं का मूल निवास स्थान पश्चिमी भारत में था। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? सिमुक थे। सातवाहन वंश के राजाओं को दक्कन में आंधर भी कहा जाता था। ये जो गोलदारे करता हूं ना, मोस्ट इंपोर्टेंट समझना इन चीजों को। वैसे बाकी सभी चीजें इंपोर्टेंट हैं, हल्के में मत लेना, ठीक है। गौतमी पुत्र सातकर्णी निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासक था? राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, सातवाहन वंश का। गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का शासक था। वह सातवाहन वंश का सबसे महान शासक था। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने शकों को हराया था। किसको हराया था? शकों को हराया था। पूछा जा सकता है कि शकों को किसने हराया था? गौतमी पुत्र सातकर्णी ने सातवाहन वंश का राजा था। उन्होंने अपने साम्राज्य की खोई प्रतिष्ठा को फिर से स्थापित किया था। वह सातवाहन वंश का पहला ऐसा राजा था जिसने अपने नाम के साथ अपनी मां का नाम जोड़ा था। ठीक है, तो मेरे दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। चलिए कर लेते हैं और क्वेश्चन 100 तक कंप्लीट कर लेते हैं। अमरावती वास्तुकला को सर्वप्रथम किन शासकों द्वारा संरक्षण प्राप्त हुआ? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, सातवाहन राजवंश। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अमरावती वास्तुकला को सर्वप्रथम सातवाहन राजवंश द्वारा संरक्षण प्राप्त हुआ था। सातवाहन राजवंश दक्षिण भारत का एक प्रमुख राजवंश था। अमरावती वास्तुकला को सातवाहन राजवंश के पश्चात इक्ष्वाकुओं को संरक्षण प्राप्त हुआ था। सातवाहनों द्वारा उपयोग किया जाने वाला तांबा और चांदी का मिश्रण क्या कहलाता है? पोटीन कहलाता है। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। सातवाहनों द्वारा उपयोग किया जाने वाला तांबा और चांदी का मिश्रण पोटीन या पुट्टी कहलाता है। सातवाहन राजवंश के राजाओं द्वारा कांसे, तांबे, चांदी, पोटीन तथा अन्य सिक्कों को अपने शासनकाल में प्रचलित किया गया था। किस मूल भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, सातवाहन। भारतीय राजवंश सातवाहन ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे। सातवाहन वंश प्राचीन भारत का एक प्रमुख राजवंश था। सातवाहन वंश की राजधानी प्रतिष्ठान थी या पैठण, जो महाराष्ट्र के अंदर है। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक थे। सातवाहन वंश के शासकों ने तांबे, चांदी, शीशे, कांसे, पोटीन के सिक्के जारी किए थे। सातवाहन वंश में राजभाषा के रूप में प्राकृत भाषा का प्रयोग होता था। सातवाहन वंश के बारे में जानकारी कौन से मत्स्य पुराण से मिलती है? सातवाहन वंश के शासकों ने मुख्यतः दक्षिण भारत के हिस्से पर शासन किया था। नेक्स्ट है नरसिंह वर्मन प्रथम, जिन्हें मामल के नाम से भी जाना जाता था, कौन से राजवंश के शासक थे? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, पल्लव राजवंश के शासक थे। नरसिंह वर्मन प्रथम पल्लव वंश के शासक थे।
नरसिंह वर्मन प्रथम ने 630 ईस्वी से 668 ईस्वी तक शासन किया था। नरसिंह वर्मन प्रथम को मामलन यानी कि महान पहलवान के नाम से भी जाना जाता था। उनके शासनकाल में ही मामल्लपुरम यानी कि महाबलीपुरम का निर्माण हुआ था। उनके शासनकाल में ही प्रसिद्ध पंचरथ का निर्माण हुआ था। नरसिंह वर्मन प्रथम ने चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय को हराया था। किसको हराया था? पुलकेशिन द्वितीय को। एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है कि पुलकेशिन द्वितीय को किसने हराया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। ठीक है, जो चालुक्य वंश से संबंधित थे पुलकेशिन। उनके शासनकाल के दौरान चीनी यात्री ह्वेनसांग ने कांचीपुरम का दौरा किया था। पल्लव वंश प्राचीन दक्षिण भारत का राजवंश था। इसने 4वीं शताब्दी में कांचीपुरम में राज्य स्थापित किया था और लगभग 600 वर्षों तक तमिल और तेलुगु क्षेत्र में शासन किया था। पल्लव राजवंश का संस्थापक कौन था? पल्लव राजवंश का जो संस्थापक था वो सिंह विष्णु। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। पल्लव राजवंश का संस्थापक सिंह विष्णु था। पल्लव राजवंश दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध राजवंश था। पल्लव राजवंश की राजधानी कांचीपुरम थी। कौन सी राजधानी थी? कांचीपुरम थी। एग्जाम के अंदर पूछा गया है। नंदी वर्मन तथा महेंद्र वर्मन पल्लव राजवंश के प्रमुख शासक थे। विजयालय जो चोल वंश का संस्थापक था वह पहले सामंत था। कहां का सामंत होगा? वो पल्लवों का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। विजयालय जो चोल वंश का संस्थापक था वह पहले पल्लवों का सामंत था। 9वीं शताब्दी के दौरान चोल वंश पल्लवों के ध्वंस अवशेषों पर स्थापित हुआ था। नेक्स्ट है, कौन सा साम्राज्य 7वीं और 8वीं सदी में बहुत शक्तिशाली हो गया और कांचीपुरम उसकी राजधानी थी? तो इसका जो आंसर है आपको होमवर्क के रूप में देना है। क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। नीचे नंबर दिया गया, व्हाट्सएप करके आप 170 रुपीज में कंप्लीट पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं हरियाणा सिटी मेंस ग्रुप डी के लिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी दिया गया है। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करेंगे और सभी क्लासेज को टाइम से ज्वाइन करेंगे और डेली दोपहर को 12 बजे आपको ये क्लास देखने को मिलती है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं कल की क्लास में।